भारत की अर्थव्यवस्था। प्रधानमंत्री जी ने वित्त वर्ष 2024-25 तक भारत को 5 खरब अमेरिकी डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा था। इस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था करीब 2.7 खरब अमेरिका डॉलर है। आर्थिक सर्वे का अनुमान है जो हमने लक्ष्य रखा है, देश को वहां तक पहुंचने में हर साल देश की जीडीपी को 8% की दर से आगे बढ़ना होगा। लेकिन आंकड़ों पर अगर हम गौर करें तो पिछले 3 सालों में अर्थव्यवस्था की रफ्तार काफ़ी धीमी होती जा रही है। देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में पिछले 3 वित्तीय वर्षों में लगातार गिरावट आ रही है। 2016-17 जीडीपी विकास दर 8.2, 2017-18 में 7.2 और 2018-19 में जीडीपी की दर 6.8% रही। केवल 3 सालों में विकास की रफ्तार में 1.5% की कमी। जीडीपी की विकास दर घटने से लोगों को आमदनी, खपत, बचत, निवेश सब पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। विकास दर घटने से लोगों की आमदनी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जो लोग अपने खर्चों में कटौती कर रहे हैं उसमें दिहाड़ी मजदूरों पर भी बहुत ज़्यादा संकट है। ग्राहकों की खरीदारी को उत्साह में कमी का बड़ा असर ऑटो उद्योगों पर पड़ा है। नौकरियों में बड़े पैमाने पर कटौती की जा रही है। जनवरी से मार्च के बीच ऑटो सेक्टर की विकास दर 12.35 थी। इस दौरान 69,42,742 गाड़ियां बेची गईं। वहीं अप्रैल से जून के बीच में 10% तक की गिरावट आई। भारत की सबसे बड़ी कार निर्यात कंपनी मारुति सुजुकी ने कारों की बिक्री में 36% तक की गिरावट की हमें बहुत बुरी खबर दी। जी हाँ, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने आंकड़ा दिया कि केवल 3 महीने में 2 लाख नौकरियां घटी और ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। लॉकडाउन के बाद तो ये आंकड़ा और बढ़ गया। ये आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अर्थव्यवस्था का विकास धीमा होने पर रियल एस्टेट सेक्टर जैसे मानो वेंटिलेटर पर पहुंच गया हो। आमदनी बढ़ नहीं रही है, बचत की रकम बिके मकानों में फंसी हुई है। बैंकों के कर्ज देने की विकास दर घट गई है। सितंबर 2018 से अब तक न्यूनतम स्तर पर है। आमतौर पर जब घरेलू बाजार में बचत खपत कम हो जाती है तो भारतीय उद्योगपति अपना सामान निर्यात करने और विदेश में माल का बाजार तलाशते हैं। लेकिन अभी स्थिति यह है कि विदेशी बाजार में भी भारतीय सामानों की खरीदारी का विकल्प बहुत सीमित रह गया है। पिछले 2 सालों से निर्यात का योगदान घट रहा है। अगर अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल हों तो इसका असर विदेशी निवेश पर भी पड़ता है। अप्रैल 2019 में भारत में डायरेक्ट विदेशी निवेश 7.3 अरब डॉलर था, लेकिन ये आंकड़ा अब तेज़ी से घटता जा रहा है और लॉकडाउन ने तो मानो विकास की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी हो। इन सभी की बातों का निष्कर्ष यही निकलता है कि देश की अर्थव्यवस्था संकट से गुजर रही है। निर्माण क्षेत्र में कमी आ रही है, कृषि क्षेत्र में संकट बरकरार है, निर्यात में कमी है, बैंक और वित्तीय संस्थानों की हालत बहुत ख़राब है और रोजगार के क्षेत्र में बड़ा संकट पैदा हो रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था की मौजूदा परेशानी कहीं ना कहीं मोदी सरकार द्वारा मनमोहन सरकार की नीतियों की अनदेखी का नतीजा है। कभी कभी नोटबंदी सरकार की नीतियों में लगातार नाकामी, कृषि उत्पादों की कीमतें, टैक्स की नीतियां, आज की बैंकिंग क्षेत्र में बड़े सुधार की ज़रूरत है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल का शानदार आगाज़ हुआ पर जल्दी ही दिशाहीन हो गई। जो शुरुआती जोश ऊर्जा देखने को मिली, इसकी बजाय नोटबंदी जैसे गलत कदम उठाए जाते देखे। टैक्स सुधार में स्थायी सुधार के लिए हड़बड़ी में जीएसटी लागू कर दिया गया, जो बिल्कुल एकदम बिना तैयारी के। ऐसे में अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से निपटने के लिए वैसे ज़रूरी कदमों की उम्मीद नहीं दिखती। मोदी सरकार में इल पटनायक, रघुराम राजन, उर्जित पटेल, अरविंद पनगड़िया, अरविंद सुब्रमण्यम जैसे काबिल अर्थशास्त्रियों की विदाई हो गई। पिछले कई दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है कि वित्त मंत्रालय में ऐसा कोई IAS अधिकारी नहीं है जिसके पास अर्थशास्त्र में PhD की डिग्री हो। सरकार को चाहिए कि अर्थव्यवस्था में सुधारने में विपक्ष की सलाह ले, विपक्ष से ना हिचके और रिटायर्ड काबिल अधिकारियों की सेवा ले, क्योंकि हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं होने चाहिए। मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर हूँगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।